नमस्ते स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा है, चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। पहला बिंदु कहता है इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास यानी हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम पूरे मानव इतिहास को पढ़ते हैं तो उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने उसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास। अब चलिए देखते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। आपका दूसरा बिंदु इसी को समझाता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चों, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री वो समय है जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उस समय की जो भी घटनाएं हुई या इंसान कैसे रहते थे, इसका उन्होंने खुद कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है। हमें उस समय के बारे में सिर्फ पत्थरों के औजारों, गुफाओं में बनी तस्वीरों या पुरानी कंकालों से ही जानकारी मिलती है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री वो समय है जब इंसानों ने लिखना तो सीख लिया था। हमें उस समय के लिखे हुए लेख भी मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिली लिखावट। लेकिन मुश्किल ये है कि हम आज तक उस लिखावट को, उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो लिखावट तो है पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। ऐसे समय को हम आद्य इतिहास कहते हैं। अगला बिंदु है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और आखिरकार इतिहास यानी हिस्ट्री उस समय को कहते हैं जब से हमें लिखे हुए रिकॉर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम उन रिकॉर्ड्स को पढ़ और समझ भी सकते हैं। जैसे कि वेदों का समय या मौर्य काल, जहां हमें अशोक के शिलालेख मिले जिन्हें हम पढ़ पाए, वो सब इतिहास का हिस्सा है। चलिए अब अगले बिंदु पर चलते हैं। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस, ये हम इंसानों का वैज्ञानिक नाम है। तो आज जैसे हम दिखते हैं, यानी जो आधुनिक मानव है, उसका विकास और धरती पर आगमन आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले हुआ था। अगला बिंदु शिकार से जुड़ा है। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पुरा पाषाण काल मतलब ओल्ड स्टोन एज, ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला और सबसे लंबा समय था। उस समय इंसान खेती करना नहीं जानता था, तो वो अपना पेट भरने के लिए क्या करता था? वो शिकार करता था। जानवरों का शिकार करना ही उसकी जिंदगी का, उसकी जीविका का मुख्य आधार था। और आपके नोट्स में एक और मज़ेदार बात लिखी है कि शिकार करना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि ये उस समय के आदि मानव के लिए मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया था। अब आते हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कारों पर। अगला बिंदु है आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। इसे हमेशा याद रखिएगा, आग यानी फायर की खोज बहुत पहले ही पुरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज में हो गई थी। लेकिन पहिए का आविष्कार जिसने दुनिया बदल दी, वो बाद में नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज में हुआ। तो आग पहले आई और पहिया बहुत बाद में आया। अब आपके नोट्स में दाईं ओर एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसमें कुछ संस्कृतियों और वहां मिले बर्तनों के बारे में बताया गया है। चलिए इसे समझते हैं। इसमें एक तरफ संस्कृति लिखी है और दूसरी तरफ बर्तन। पहली है मालवा संस्कृति, जहां से काला तथा लाल रंग के बर्तन मिले हैं। दूसरी है बुर्ज होम, जो कश्मीर में है, वहां से धूसर यानी ग्रे रंग के बर्तन मिले हैं। तीसरी है जोखे यानी जोरवे संस्कृति, वहां से लाल रंग के बर्तन मिले हैं। फिर है द नवपाषाण यानी दक्षिण नवपाषाण काल, उस समय के चमकीला धूसर यानी पॉलिश्ड ग्रे रंग के बर्तन मिलते थे। और अंत में है पूर्वी नवपाषाण यानी ईस्टर्न नियोलिथिक काल, जहां से भूरा लाल रंग के बर्तन मिले थे। ये टेबल हमें ये बताती है कि अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय में लोग किस तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनका रंग कैसा होता था।
अगला बिंदु है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। इसका मतलब है बच्चों कि नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज से पहले इंसान एक जगह टिककर नहीं रहता था। वो शिकारी था तो खाने और जानवरों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, जिसे हम घुमंतु जीवन कहते हैं। लेकिन नव पाषाण काल में, जैसा कि हमने पिछले नोट्स में पढ़ा था, इंसान ने खेती करना यानी कृषि करना सीख लिया था। और ज़रा सोचिए, जब कोई इंसान खेती करेगा तो उसे अपनी फसल की देखभाल के लिए उसके पास रहना पड़ेगा, है ना? बस यहीं से स्थायी निवास यानी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हुई। इंसान ने घर बनाकर एक जगह रहना शुरू कर दिया और इसी समय जब वो एक जगह रहने लगा, उसने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। और आपका ये नोट बिल्कुल सही कहता है कि इंसान का सबसे पहला पालतू दोस्त कुत्ता यानी डॉग था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी यानी प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम था। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। अभी तक हम पाषाण काल यानी स्टोन एज की बात कर रहे थे, जहां इंसान के सभी औजार सिर्फ पत्थर के थे। लेकिन इंसान ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल करना सीखा वो थी तांबा यानी कॉपर। इसीलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, यानी ऐसा युग जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होता था। और तांबे से बनाया गया जो सबसे पहला औजार था वो थी कुल्हाड़ी, एक्स। और आपकी नोट्स में ये भी दिया है कि ये हमें अतिरम पक्कम नाम की जगह से मिली है। अगला बिंदु कृषि के बारे में है, इसे ध्यान से समझिएगा। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहास अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं यानी पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। इस एक बिंदु में 2-3 जरूरी बातें छिपी हैं। पहली बात, जैसा कि हमने अभी कहा, खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई। दूसरी बात, उस समय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खेती करने वाला जो स्थान हमें मिला है वो है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। तीसरी बात जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, उसे समझिए। जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो सबसे पुरानी फसलें जो उसने उगाईं वो थी गेहूं यानी वीट और जौ यानी बार्ली। लेकिन आपके नोट्स में एक और बात लिखी है कि इंसान ने सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया वो चावल था यानी राइस। इसका मतलब ये हो सकता है कि खेती शुरू करने से भी पहले इंसान जंगली चावल को इकट्ठा करके इस्तेमाल करता हो। अगला बिंदु इसी को और साफ कर देता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। देखा, ये वही बात है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि खेती का पहला उदाहरण यानी एग्जाम्पल कहाँ मिला, तो आप कहेंगे मेहरगढ़ यानी जहाँ गेहूं और जौ मिले। लेकिन अगर पूछा जाए कि चावल का सबसे पुराना सबूत कहाँ मिला, तो आप कहेंगे कोल्डी हवा, जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब अगले बिंदु पर चलते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ये बिंदु पूर्व प्रस्तर युग यानी पूरा पाषाण काल के बारे में है। उस समय के ज्यादातर औजार स्फटिक नाम के एक खास पत्थर से बने होते थे जो बहुत मजबूत होता था। और इन औजारों को भारत में सबसे पहले किसने खोजा था? उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्हें भारतीय प्रागैतिहास का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने ये खोज 1863 में की थी। और वो पहली कलाकृति जो उन्हें मिली वो पल्लावरम नाम की जगह पर मिली थी, जो चेन्नई के पास है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल पर। अगला बिंदु है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है।
पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। इसके बारे में हमें 1867 में पता चला जब सीएल कार्लाइल नाम के एक और पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने विंध्य पहाड़ियों के इलाके में लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स खोजे। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है बहुत छोटे नुकीले पत्थर के औजार। ये इस युग की खासियत थी। इन्हें शायद तीर की नोक पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। और एक बहुत ज़रूरी बात, भारत में इंसान की कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन्स या अस्थि पंजर मिलने की शुरुआत भी इसी मध्य पाषाण काल से होती है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। ये एक सीधा सा तथ्य है कि भारत में नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज यानी वो युग जिसमें खेती शुरू हुई, लोग बसने लगे और पहिए का आविष्कार हुआ, इसकी शुरुआत लगभग 4000 बीसी यानी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अगला बिंदु है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था, उसे भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नगर या शहर यानी सिटी माना जाता है। और ये एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड, क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो वहां बहुत सारे कंकाल मिले थे। अगला बिंदु है असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। ये एक जानकारी है जो प्रागैतिहासिक मानव के अध्ययन से जुड़ी है। मानवाब कपि यानी एप वे होते हैं जिनसे मानव का विकास हुआ माना जाता है। तो भारत में आज के समय में जो एकमात्र कपि पाया जाता है वो है श्वेत भ्रुग गिबन, हुलॉक गिबन, और ये असम के जंगलों में मिलता है। अगला बिंदु इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। देखिए, ये ताम्रपाषाण युग की बात कर रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था कि इंसान ने तांबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, उसी युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। अगर आपको याद हो, हमने पहले नोट्स की टेबल में जोरवे संस्कृति के लाल बर्तनों के बारे में पढ़ा था। ये वही संस्कृति है। अगला बिंदु है भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। यहाँ से हमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं, जो हमें आदि मानव के विकास को समझने में मदद करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो है भीमबेटका। ये बिंदु काफ़ी बड़ा है, तो हम इसे एक एक करके समझेंगे। नोट्स में लिखा है भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। इसका मतलब है कि भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाणिक यानी ओल्ड स्टोन एज के समय की हैं और ये एक आवासीय पूरा स्थल था, मतलब आदिमानव इन गुफाओं में रहता था। आगे लिखा है ये आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैलाश्रय मतलब चट्टानों में रहने की जगह और शैल चित्र मतलब चट्टानों पर बने चित्र। भीमबेटका इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ उन आदिमानवों द्वारा बनाए गए हजारों चित्र मौजूद हैं। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये इन चित्रों की खासियत है। ये चित्र पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान के रहने के सबसे पुराने सबूतों में से एक हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये इसका स्थान यानी लोकेशन है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में की थी। ये नाम बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में इन गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इम्पोर्टेंस का स्थल घोषित किया गया और 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो भीमबेटका के बारे में ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला बिंदु है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर पूछा जाए कि भारत में मनुष्य का सबसे पहला सबूत या जीवाश्म कहाँ मिला था, तो वो नर्मदा घाटी में मिला था। इसे नर्मदा मानव भी कहते हैं
और आखिर में एक नोट दिया गया है। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ये एक अतिरिक्त जानकारी है कि रिजले नाम के एक अधिकारी ब्रिटिश सिविल सर्विस में थे, जे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या को अलग अलग प्रजातियों या रेसेस में बांटने का काम किया था। बहुत अच्छे, हमने आज इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है।